हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है रिकवरी। ये जो रिकवरी का टॉपिक है ये ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल के टॉपिक से लिया गया है। अब उसमें जब डिप्रेशन के बाद रिकवरी आती है तो उसको हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग वीडियो में। तो इसमें मैं बताऊंगा रिकवरी का मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी कौन कौन से हैं, चैलेंजेस क्या फेस करती है इकॉनमी, पॉलिसी स्ट्रेटजीज़ क्या है, रोल ऑफ बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स क्या है। तो लॉन्ग वीडियो होने वाली है, चलिए शुरू करते हैं। द ट्रेड साइकिल इज़ अ कंटिन्यूस, थोड़ा इंट्रोडक्शन तो लिखनी पड़ेगी ना अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो ट्रेड साइकिल इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस मूविंग थ्रू फेजेस ऑफ एक्सपेंशन, जिसको बूम कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्शन जिसको रिसेशन एंड डिप्रेशन कहा जाता है, एंड रिकवरी। तो ये जो ट्रेड साइकिल है इसमें लगातार जो वो फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी आती रहती है। द रिकवरी फेज मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम इकोनॉमिक डाउनटर्न टू रिन्यूड ग्रोथ characterized by improving business activity, employment and consumer confidence। ये जो रिकवरी फेस है ये कब आता है? जब इकॉनमी ऊपर जाके नीचे जाके फिर से ऊपर जाने लगती है। ये जो चीज़ है ये क्या है? रिकवरी। तो जब भी इकॉनमी रिसेशन या डिप्रेशन से अपने आप को फिर से उभारती है तो उस सिचुएशन को रिकवरी कहा जाता है। ठीक है, तो अब रिकवरी में कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, इसके खासियत क्या हैं, वो डिस्कस करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिकवरी फेज, तो फर्स्ट आ जाता है राइजिंग जीडीपी, वेरी इंपॉर्टेंट। द इकॉनमी एग्जिट्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रजिस्टर्स पॉजिटिव क्वार्टरली ग्रोथ। तो अब क्या होता है, इकॉनमी जो है कॉन्ट्रैक्शन को एग्जिट कर देती है और लगातार पॉजिटिवली क्वार्टरली ग्रोथ दिखानी शुरू कर देती है। तो मतलब जीडीपी जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी डिप्रेशन के टाइम पे वो उल्टा बढ़ना शुरू हो जाती है। सेकंड, डिक्लाइनिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होनी शुरू हो जाती है। बिजनेसेस रिज्यूम हायरिंग एज डिमांड पिक्स अप, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है बिजनेसेस को भी जो है अपनी हायरिंग को रिज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि बंदों को हायर करेंगे तभी तो सामान बनवाएंगे ना। नेक्स्ट, रिस्टोर्ड कंज्यूमर एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिज्म रिटर्न्स। तो इससे क्या होता है, जो बिजनेस का जो बिजनेसमैन है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है रिकवरी के टाइम पे, और कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग्स बढ़ जाती है। ऑप्टिमिज्म रिटर्न्स, ऑप्टिमिज्म मतलब आशावादी सोच आ जाती है जिसकी वजह से हायर स्पेंडिंग, कंज्यूमर ज़्यादा स्पेंड करते हैं और जो बिजनेसेस हैं वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट, स्टेबलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स रीबाउंड एंड क्रेडिट कंडीशंस इंप्रूव। जो स्टॉक मार्केट है वो बढ़नी शुरू हो जाती है और रीबाउंड करना शुरू हो जाती है और क्रेडिट की कंडीशंस भी पहले से बेहतर हो जाती हैं। मॉडरेट इन्फ्लेशन, थोड़ी बहुत प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। प्राइसेस स्टेबलाइज और राइज जेंटली एज डिमांड रिकवर्स, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है प्राइसेस हल्का हल्का बढ़नी शुरू हो जाती हैं। फिर क्या आता है, इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, डिमांड बढ़ रही है तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। फैक्ट्रीज ऑपरेट एट हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करना शुरू कर देती हैं। जैसे डिप्रेशन में जब 10 मशीनें तो 4 में ही काम चल रहा था, अब 10 की 10 पे काम करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट इन ट्रेड एंड एक्सपोर्ट्स, तो ग्लोबल डिमांड सपोर्ट करती है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, इससे हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉजिटिव चले जाते हैं। ठीक है, अब आ जाता है ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। ऐसा क्या हुआ कि इकोनॉमिक रिकवरी आ गई? सबसे पहला पॉइंट, पॉलिसी इंटरवेंशन। सरकारें क्या करती हैं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आती हैं जिसके अंडर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है और क्वान्टिटेटिव ईजिंग हो जाती है ताकि इकॉनमी में मतलब ज़्यादा पैसा आए। अब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर भी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बनाया हुआ है, अगर आपको उसका लिंक चाहिए मेरे को नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। फिर फिस्कल पॉलिसी में स्टिमुलस देती है सरकार, जिसको एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी भी कहा जाता है। इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना। इसके अंदर क्या होता है, टैक्स कट्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग बढ़ जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट सरकार देती है जिसकी वजह से इकॉनमी में ज़्यादा पैसा आता है। फिर आ जाता है मार्केट करेक्शंस, डेट रीस्ट्रक्चरिंग। इसमें क्या आ जाता है, रिड्यूस डेट बर्डन्स फ्री अप हाउस होल्ड्स एंड बिजनेस स्पेंडिंग्स। तो सिंपल वर्ड्स में डेट को रीस्ट्रक्चर किया जाता है, कईयों के डेट माफ़ किए जाते हैं, कईयों के डेट कम किए जाते हैं, सरकार सब्सिडी वगैरह देती है जिसकी वजह से डेट बर्डन कम होता है और अब हाउस होल्ड पहले से ज़्यादा खर्चा कर पाते हैं और बिजनेसमैन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। एसेट प्राइसेस एडजस्टमेंट, जो बूम पीरियड में प्राइसेस एकदम बबल की तरह बढ़ गए हुए थे वो फट के डिप्रेशन में या रिसेशन में एकदम नीचे चले जाते हैं, तो इससे एसेट प्राइस एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं। हाउसिंग एंड स्टॉक मार्केट स्टेबलाइज हो जाती हैं क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गिर चुकी हैं, और रीस्टोरिंग वेल्थ इफेक्ट्स आ जाते हैं कि अब लोगों के पास पैसा आना शुरू है तो इनके प्राइसेस फिर से बढ़ने शुरू हो जाते हैं।
टेक्नोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, इसमें सबसे पहले इनोवेशंस, न्यू इंडस्ट्रीज ड्राइव प्रोडक्टिविटी, नई नई टाइप की इंडस्ट्रीज आ जाती हैं क्योंकि पुरानी टाइप की इंडस्ट्रीज अब चलेंगी नहीं क्योंकि वो डिप्रेशन के टाइम पे ख़त्म होगी। तो इनोवेशंस की वजह से नई टेक्नोलॉजी आती है जिसकी वजह से एफिशिएंसीज बढ़ती हैं। लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी, वर्कर्स शिफ्ट टू ग्रोइंग सेक्टर्स, जो वर्कर्स हैं जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं अगर उसमें उनको लगता है कि तनख्वाह इतनी नहीं मिल रही तो जो भी ग्रोइंग सेक्टर्स हैं उसमें जा जाके काम करते हैं। नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसमें ग्लोबल इकोनॉमिक रिवाइवल हो जाता है जिसमें कि स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट डिमांड एड्स रिकवरी, अगर हम अपना ज़्यादा सामान बना के बाहर बेचेंगे तो उससे ज़्यादा पैसा आएगा बाहर से, तो इंजेक्शंस इकोनॉमी में ज़्यादा होंगे पैसे के, तो पैसे या जो फॉरेन जो है करेंसी का इनफ्लो होगा उससे इकॉनमी जो है बेहतर ही होगी। नेक्स्ट कमोडिटी प्राइजेस स्टेबिलिटी या कमोडिटी प्राइस स्टेबिलिटी, लोअर इनपुट कॉस्ट्स सपोर्ट बिजनेस मार्जिन्स, तो जब इनपुट कॉस्ट कम होगी, एफिशिएंसी से काम होगा, इनपुट कॉस्टिंग कम होगी, उससे प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ेंगे तो कमोडिटी के प्राइस की भी स्टेबिलिटी आ जाएगी, अब प्राइजेस गिरने बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो चैलेंजेस क्या हैं ड्यूरिंग रिकवरी? सबसे पहला जॉबलेस रिकवरी, वेरी इंपॉर्टेंट। जीडीपी ग्रोज बट अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन्स हाई ड्यू टू ऑटोमेशन और स्लो हायरिंग। तो अब मान लो हमारी इकॉनमी रिकवर कर रही है, जो रिसेशन से रिकवर कर रही है, बट जीडीपी तो बढ़ रही है मगर अनएम्प्लॉयमेंट तो उतनी की उतनी है या पहले से ज़्यादा होती जा रही है ड्यू टू ऑटोमेशन, मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, लेबर का कम कर रहे हैं, या हायरिंग का प्रोसेस काफ़ी स्लो है। नेक्स्ट इन्फ्लेशन रिस्क आ जाता है, क्यों? इकॉनमी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस भी बढ़ेंगे। एक्सेसिव स्टिमुलस कैन ओवरहीट द इकॉनमी, अगर मार्केट में कुछ ज़्यादा ही पैसा आ गया सरकार के स्टिमुलस की वजह से या चीप मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से या ईजी या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से पैसा ज़्यादा आएगा, डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई होने का पूरा रिस्क रहता है। नेक्स्ट पब्लिक डेट बर्डन, हाई फिस्कल डेफिसिट्स में लिमिट फ्यूचर पॉलिसी इंप्लीकेशंस, अगर सरकार को घाटा इतना ज़्यादा होगा इकॉनमी को रिकवर कराने के चक्कर में, सरकार को खर्चा इतना देना पड़ेगा तो सरकार के पास पैसे नहीं बचेंगे, तो फ्यूचर ग्रोथ को सेक्रीफाइस किया जाएगा इस सिचुएशन में। क्यों? सरकार को जो लोन्स लिए हुए हैं सरकार ने इकॉनमी में पैसा डालने के लिए वो कभी ना कभी तो चुकाने पड़ेंगे ना विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट अनइवन ग्रोथ, सम सेक्टर्स रिकवर फास्टर देन अदर्स इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी, कुछ सेक्टर्स काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर जाते हैं, रिकवर कर जाते हैं, बाकी पिछड़े हुए रह जाते हैं, इसकी वजह से सेक्टोरल इनइक्वालिटीज़ आ जाती हैं। रिलैप्स रिस्क, प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ स्टिमुलस कैन कॉज अ डबल डिप रिसेशन, अगर सरकार ने फिर से जो स्टिमुलस पैकेजेस वगैरह दिए हुए हैं या फिर क्वांटिटेटिव ईजिंग या मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू पैसा इंजेक्ट कर रही है इकॉनमी, अगर उसको निकाल लिया, अगर उसको प्री मैच्योर तरीके से विड्रॉ कर लिया तो डबल डिप आ सकता है, डबल डिप रिसेशन, कि इकॉनमी जो है बढ़ने की बजाय जैसे इकॉनमी यहाँ से रिकवर करने लगी थी तो और डिप ना हो जाए कहीं, समझ की बात। नेक्स्ट पॉलिसी स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल रिकवरी, एक अच्छी रिकवरी के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए? सबसे पहला बैलेंस्ड मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें क्या है? ग्रेजुअल इंटरेस्ट रेट हाइक्स, थोड़े थोड़े इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, थोड़े थोड़े, एकदम से ना बढ़ा दो। इट प्रिवेंट्स इन्फ्लेशन विदाउट स्टिफिंग ग्रोथ, तो अगर हम ग्रेजुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे ग्रेजुअली स्लोली तो इससे इन्फ्लेशन भी प्रिवेंट हो सकती है और जो ग्रोथ है वो भी जो है वो इतना ज़्यादा हार्म नहीं होगी। नेक्स्ट कंटिन्यूड क्रेडिट सपोर्ट लगातार देनी चाहिए इकॉनमी में। इट इंश्योर्स लिक्विडिटी फॉर एसएमईज, जो छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लगातार लोन की फैसिलिटी देनी चाहिए ताकि वो बंद ना हो जाएं। नेक्स्ट टारगेटेड फिस्कल मेजर्स, इसमें क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ जानी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इट बूस्ट्स जॉब्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, इससे जॉब्स भी रिटेन होंगी। रिटेनिंग प्रोग्राम्स, इट हेल्प्स द वर्कर्स टू अडेप्ट टू न्यू इंडस्ट्रीज, सरकार रीट्रेनिंग प्रोग्राम, मैंने रिटेनिंग बोल दिया था, ये रीट्रेनिंग है, सरकार उनको रीट्रेन करे, अगर एक इंडस्ट्री कोलैप्स कर रही है दूसरे के लिए फिर से ट्रेन करे ताकि जो वर्कर्स हैं उनको नई इंडस्ट्रीज़ में जाने का पूरा मौका मिलता रहे। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आए जिसमें कि डीरेगुलेशन है। इट एनकरेजेस बिजनेस एक्सपेंशन, इकॉनमी को डीरेगुलेट करे, फुल कंट्रोल ना रखे ताकि बिजनेसेस एनकरेज करें, और ट्रेड पॉलिसीज़ को इस तरीके से बनाए ताकि बिजनेस एक्सपेंड हो, जैसे कि ओपन मार्केट्स टू एनहेंस एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, मार्केट्स को ओपन कर दे, मगर अगर कुछ ज़्यादा ही ओपन कर दिया तो हमारे यहाँ के जो डोमेस्टिक या लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका भी बैंड बच सकता है, तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सोशल सेफ्टी नेट्स, इसमें क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस कर दे,
जैसे कि जो लोगों की एकदम से जॉब लॉसेस हो गई हैं उनको इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पैसे देगी अपने उनके मिनिमम सर्वाइवल के लिए। इट सपोर्ट्स डिमांड अंटिल हायरिंग रीबाउंड्स, जब तक दोबारा हायरिंग नहीं हो रही तब तक जो है वो उसको जो अनएम्प्लॉयड बनता है उसको तो सपोर्ट मिल जाएगी। हेल्थ केयर एंड एजुकेशन स्पेंडिंग, जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल डेवलप होएगा। तो सरकार को हेल्थ केयर और एजुकेशन पे काफ़ी खर्चा करना चाहिए, जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल पहले से मजबूत होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसी में रोल ऑफ बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स इन रिकवरी। रिकवरी के टाइम पे बिजनेसमैन या कंज्यूमर्स जो हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला बिजनेसेस का रोल क्या आ जाता है कि वो री इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं प्रॉफिट्स को एंड अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी एंड हायर वर्कर्स। तो जब री इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने जो भी पैसे पड़े हैं, जो प्रॉफिट्स आए हैं उनको थोड़े बहुत उसको री इन्वेस्ट करेंगे, तो नई टेक्नोलॉजीज भी अडॉप्ट करेंगे, तो उससे हायरिंग बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट कंज्यूमर्स रिज्यूम स्पेंडिंग एज confidence returns but may shift preferences, फॉर एग्जाम्पल मोर ऑनलाइन शॉपिंग। तो कंज्यूमर अपनी स्पेंडिंग्स को फिर से बढ़ा देंगे, मगर इस शिफ्ट कर देंगे अपनी प्रेफरेंसेस को। जैसे पहले सामान मार्केट में जाकर ख़रीदते थे, अब जो है वो घर बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं कि जाना भी ना पड़े। ठीक है, इस टाइप की प्रेफरेंशियल शिफ्ट्स आ सकती हैं। नेक्स्ट, इन्वेस्टर्स रिटर्न टू रिस्क एसेट्स फ्यूलिंग कैपिटल फॉर्मेशन। तो जो रिटर्न टू रिस्क एसेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो पहले से बढ़ जाती है। रिटर्न टू रिस्क एसेट्स, मैं यहाँ एक वर्ड लिख देता हूँ, रिटर्न्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, इंक्रीजेस विच लीड्स टू फ्यूलिंग ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो सिंपल वर्ड्स में अगर प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो इन्वेस्टमेंट्स भी लगातार बढ़ती रहेंगी। इन्वेस्टर देखिएगा प्रॉफिट हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो। ठीक है, फिर अब इसको कंक्लूड करते हैं। द रिकवरी फेज इज़ क्रिटिकल फॉर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ। ये जो फेज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इकोनॉमी को एकदम डिप्रेशन से एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेके जाता है। वाइल पॉलिसी इंटरवेंशंस प्ले अ डिसाइसिव रोल, लॉन्ग टर्म सक्सेस डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, प्राइवेट सेक्टर रेजिलियंस एंड ग्लोबल कॉपरेशन। के जो पॉलिसी इंटरवेंशन है, जो सरकार की दखलंदाजी है, उससे जो रिसेशन या डिप्रेशन है उससे तो इकॉनमी को निकाला जा सकता है, बट अगर लॉन्ग टर्म में इकॉनमी को एक अच्छे ग्रोथ पाथ के ऊपर रखना है तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर की जो रेजिलियंस है कि जो प्राइवेट सेक्टर इतना मजबूत हो जाए कि ये फ्लक्चुएशंस को झेल सके, और जो ग्लोबल कॉपरेशन है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर हमने रिकवरी के पाथ पे जाना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।